हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के हमने यहाँ पर अब तक 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमने जाना था उसका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन। हालांकि जो कोडल प्रोविजन था अभी वहाँ पे उसका कुछ पार्ट्स रिमेनिंग आपका रह गया था, जिसमें हम कवर कर रहे थे आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम के बारे में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कीजिएगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम में मैंने आपको ये चीजें बताई थी जो कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास दोनों ही एंड फिक्स हो तो उस कंडीशन में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर, वो आपकी क्या रहती है, इफेक्टिव लेंथ, वो सर L/2 रहती है, यानी कि 0.5 L। और ये जो कैपिटल L है वो क्या है आपके पास, सपोर्टेड लेंथ है। क्लियर है, यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ। उसी तरह से मैंने सेकंड कंडीशंस आपको बताई थी कि सर जब हमारे पास क्या हो, वन एंड तो फिक्स हो बट दूसरा एंड आपके पास कैसा हो, हिंज हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी तो कितनी थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थी सर वो 0.707 अनसपोर्टेड लेंथ थी, जबकि उसको हमने एज IS 456-2000 के अकॉर्डिंग कितनी होगी आपके पास, 0.80 L होगी। क्लियर है। उसी तरह से कि जब सर दोनों ही हैंड कैसे हो, आपके हिंज हो, तो उस कंडीशन में जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा वो आपके किसके इक्वल होगा, आपके अनसपोर्टेड लेंथ के इक्वल होगा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ये जो लेंथ है ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश की है, बट जो कोड ने वैल्यू दी गई है हमें वो चीज आपको याद रखनी है। बट जब आप इसको आरसीसी के अंदर स्टडी करोगे तो अगर आपके कॉलम के दोनों ही एंड कैसे है, हिंज है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम होगा वो क्या होगा, आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ के इक्वल होगा। क्लियर है। उसी तरह से कि आपका फोर्थ था कि वन एंड तो सर फिक्स है पर दूसरा एंड कैसा है, आपके पास फ्री है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगा। और वही वैल्यू आपके कोड IS 456-2000 ने दी थी। और यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था कि जैसे जैसे आपकी फिक्सिडिटी कम होती जा रही है तो वैसे वैसे आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या हो रही है सर, आपकी बढ़ती जा रही है। जैसे कि देखिएगा, जब ये दोनों एंड से फिक्स है तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट ज्यादा है, तो उसकी फिक्सिडिटी कितनी हुई थी यहाँ पर सर, 0.65 L, यानी कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। और जब सर आपका एक ही एंड फिक्स है तो उस समय आपकी फिक्सिडिटी बढ़ रही है। तो वही तो हमने कहा है कि जैसे जैसे आपकी फिक्सिडिटी घट रही है, यहाँ पे 2 फिक्स पॉइंट है तो इसकी फिक्सिडिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे एक ही फिक्स पॉइंट है तो इसकी फिक्सिडिटी और क्या हो गई, आपकी इफेक्टिव लेंथ और ज्यादा हो गई, तो और ज्यादा हो गई, फिक्सिडिटी कम हो गई बट इफेक्टिव लेंथ ज्यादा हो गई। थर्ड कंडीशंस में जाओगे आप तो और ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सर हमारी फिक्सिडिटी घटती रहेगी वैसे वैसे आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी। इसी का अगर हम वाइस वर्सा लेते हैं कि जैसे जैसे सर हमारी फिक्सिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इफेक्टिव लेंथ आपके पास वो लेंथ है जो पार्टिसिपेट करती है आपके कॉलम के बेंडिंग में, क्लियर है, सॉरी बकलिंग में। क्लियर है। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब जो ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे स्टूडेंट से पूछे जाते हैं वो ये वाले पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि सर वन एंड तो फिक्स है बट दूसरा एंड उसका फ्री है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करके लिख देता हूं कि जब सर क्या है, वन एंड कैसा हो सर हमारे पास, फिक्स्ड हो, एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड कैसा हो आपके पास, एंड अदर एंड आपके पास फ्री हो, अदर एंड कैसे हो हमारे पास, फ्री हो। तो उसका जो एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे आपकी चिमनियां होगी, ठीक है। कौन सा एग्जांपल हो गया सर, चिमनी होगी, चिमनी होगी, ठीक है। चिमनी के बाद आपका कौन सा होगा, स्टेंशन हो गया, क्या हो गया सर, स्टेंशन हो गया आपके पास। स्टेंशंस के अलावा क्या हो गया आपका, स्टेंशंस के अलावा आपका क्या हो गया सर, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल।
ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है, जिसका एक एंड तो कैसा होता है सर, फिक्स होता है, बट जो अदर एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, आपके फ्री होते हैं। यानी कि बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे चिमनी की बात करता हूँ तो जो चिमनीज होती है वो आपको कैसे दिखती है, हालांकि डायग्राम एग्जैक्ट तो नहीं बनाएंगे पर आपको जैसे दिखना चाहिए चिमनी वैसे जरूर यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चिमनी का डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो चिमनी का जो डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, कुछ ऐसे होगा कि एक एंड तो सर उसका फिक्स होगा, बट जो बाकी का जो एंड होगा वो कैसा होगा सर, आपका फ्री होगा। ठीक है, ये वाला एंड क्या है, इसका फिक्स है और ये फ्री है। अगर मैं स्टेंशंस की बात करता हूं तो स्टेंशंस मींस एक कॉलम ही है, तो वो भी हो सकता है कि जिस तरह से हो आपका वर्टिकली भी हो सकता है और आपका इंक्लाइन भी होता है। इलेक्ट्रिक पोल भी आप सभी जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोल भी कुछ इसी तरह से होते हैं। जैसे मेरे पास ये पोल है, इसको मैंने एक एंड से क्या कर दिया है सर, फिक्स कर दिया है, यानी कि यहाँ पे इसकी कंक्रीटिंग कर दी है। जब इसको मैंने फिक्स कर दिया है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है फिक्स की, कि ना तो सर ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना ही सर ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, अरे भाई फिक्सिडिटी लगी है यहाँ पे, इसको पकड़ के रखा है, उसको रिस्ट्रेन करके रखा है। रिस्ट्रेन मतलब ये रोक रहा है कि ना तो भाई तुझे मूव करना एक्स डायरेक्शन में, ना मूव करना वाई डायरेक्शन में, और ना ही इस पे किसी प्रकार का बेंडिंग है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फिक्सिडिटी। क्लियर है। तो ये एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछे कि वन एंड फिक्स है अदर एंड फ्री है, तो इसके एग्जांपल होते हैं जैसे चिमनिया हो गई, स्टेंशन हो गया आपके पास, और इलेक्ट्रिक पोल हो गया। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी की लैंग्वेज में क्वेश्चंस भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रिक पोल है तो उसकी आपके पास पूछ लिया जाएगा कि सर अनसपोर्टेड लेंथ क्या होगी, या फिर पूछ लिया जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होगा। तो उस समय आप स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो आपको अगर ये प्रॉपर्टीज लर्न है तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे डियर। क्लियर है। बट अभी तक तो जो ये चीजें आपने देखी थी सिर्फ ये आरसीसी के फंडे से नहीं देखी थी। आरसीसी के फंडे से तो सिर्फ आपने इसकी वैल्यूज को जाना, बट आपने ये चीज तो नहीं सीखा कि सर आरसीसी में इसको हम किस कंडीशंस में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि दोनों एंड आपके पास फिक्स हो, तो इसके लिए भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे, और बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपके पास यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सपोर्ट बताए थे। क्योंकि जब भी हम कॉलम की जो बात करते हैं, कॉलम की जो एंड कंडीशंस होती है वो डिपेंड करती है कि वहां पर सर किस तरह का सपोर्ट है। क्या सर वहां पे फिक्स सपोर्ट है, या सर वहां पे हिंज सपोर्ट है, या सर वो उसका एंड फ्री है। तो वहां पे हमने देखा था कि अगर सर हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट क्या बोलता है, जैसे मान लेते हैं आपके घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं, दरवाजा किससे कनेक्ट होता है, आपके हिंज से कनेक्ट होता है। क्या वो जो दरवाजा हो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या सर वो आपके वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सर नहीं कर सकता। क्या सर उसमें रोटेशन अलाउड है, बिल्कुल है, क्योंकि आप दरवाजे को अंदर बाहर घुमा सकते हो, यानी कि उसमें रोटेशन अलाउड है। तो हम कह सकते हैं कि जब वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और उसको डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं कि वहां पे डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि उसको हिंज ने रिस्ट्रेन करके रखा है। तो यहाँ पर उसको हम अगर जब स्टडी करेंगे अपने आरसीसी के अंदर, तो उसको आप ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन एंड पोजीशन का मतलब है यानी कि आप रिस्ट्रेन कर दो। अब वहां पर इस चीज को रिस्ट्रेन भी लिख सकते हैं, रिस्ट्रेन ट्रांसलेशन और पोजीशन। रिस्ट्रेन ट्रांसलेशन और पोजीशन का मतलब क्या है कि आपका जो हिंज है उसने उसको क्या करके रखा है, रिस्ट्रेन मतलब रोक के रखा है कि भाई वो आप डिस्प्लेसमेंट ना हो। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करेंगे रोटेशंस। क्या सर यहाँ पे रोटेशन अलाउड है हिंज पे, हाँ बिल्कुल सर, ये सर रोटेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। ये आरसीसी की लैंग्वेज है कि उसको मतलब रोटेशन पे रोका नहीं गया है, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, ठीक है, बट हाँ उसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या है, मूव होने से रोका है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे या पोजीशन ऑफ द रिस्ट्रेन बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे रोटेशन, रोटेशन अगर वहां पे अलाउड है तो इट इज नॉट रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, उसको रोका नहीं गया उसकी रोटेशन के लिए। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है कि जब भी फिक्स सपोर्ट जब किसी
बीम हो या कॉलम हो, जब उसके ऊपर लोड लगेगा तो ये 1/4 डिस्टेंस तक तो उसकी फिक्सिडिटी कायम रहती है, बट जैसे ही 1/4 डिस्टेंस के बाद क्या होता है, उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व कहो या फिर उसका बकलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फिक्स एंड बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या सर, डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट आउट है। जैसे मान लेते एक वॉल है, जैसे ये बोर्ड भी है, अगर इस बोर्ड को आपका ये फिक्स है, क्या सर इसको आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? नहीं। तो सौम्य स्टडी को क्या बोलते हैं, या तो उसको डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इट रिस्ट्रेन अगेंस्ट डिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन, बिल्कुल, कि उसको उसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए रोका गया है, या तो ये बोलो, या उसको बोलो इट रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन और पोजीशन, या आप ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इन तीनों में से या तो डायरेक्शन भी दिया जा सकता है, ट्रांसलेशन भी दिया जा सकता है, पोजीशन भी दिया जा सकता है, और आपके पास डिफ्लेक्शन भी दिया जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि उसको रोक के रखा है। क्या सर यहाँ पे रोटेशन आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि फिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि उसको रोटेट होने से भी बचा रहा है। तो उसको हम आरसीसी में क्या लिखेंगे, इट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशंस। क्लियर है? ये चीजें थी। और उसी तरह से सर कि एक एंड अगर फिक्स हो और दूसरा एंड आपके पास क्या हो, फ्री हो, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास फ्री है, मतलब कॉलम के जो एंड है वो कैसे है, तो फ्री की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, फ्री है तो क्या करेगा भाई, वो मूव भी करेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, और उसमें रोटेशन भी आएगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा भी आएगा वहां पे और थीटा भी आएगा। डेल्टा मतलब आरसीसी के अंदर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आरसीसी के अंदर इसको पढ़ेंगे कि इट इज नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, या फिर डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, कि उसको रोका नहीं गया। नॉट रिस्ट्रेन्ड का मतलब उसको रोका नहीं गया कि वो क्या हो, मूव करे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, मींस कि वो मूव कर रहा है। क्लियर है? उसी तरह से दैट्स थीटा कि इट इज नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, कि उसको रोटेशन पर भी रोका नहीं गया है, वहां पे रोटेशन आपका अलाउड है। तो ये बेसिक की पॉइंट थे जो बहुत सारे स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब आप इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे डियर। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। बट अगर हम बात करते हैं अगले 3 केसेस की, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो सिर्फ आपके 4 ही केस आते हैं, बट जब हम आपके आरसीसी के अंदर कवर करते हैं तो वहां पर 3 स्टेप आपके एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है? यानी कि 1 2 3 4, ये 4 तो आपको लर्न करने ही करने हैं। इनकी एक्चुअल वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने एक्चुअल वैल्यू भी पूछ सकता है और आपके पास रिकमेंडेड वैल्यू बोलो, या फिर इसको आप IS 456 कोडल प्रोविजन बोलो। ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल वैल्यू को हम थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। कौन सी वैल्यू बोल सकते हैं, ये चीजें मैं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। एक्चुअल वैल्यू को क्या बोल सकते हैं आप, थ्योरेटिकल वैल्यू बोल सकते हैं। तो इसको यहां पे लिख देते हैं, इसको आपका थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोला जाता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर देखते हैं अगले 3 केस। अब देखिएगा, जो आपके पास फिक्स्ड है कि जो भी एंड आपका फिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है कि फिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। फिक्स की प्रॉपर्टीज है सर वो आपका पोजीशन, हेल्ड इन पोजीशन कहो, या फिर आप क्या बोल सकते हैं फिक्स की प्रॉपर्टी को, इट रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन, कि उसको ट्रांसलेशन पे भी रोका गया है, या बोल सकते हैं उसको पोजीशन पे रोका गया है। रिस्ट्रेन का मतलब रोकना। ठीक है? ये चीज हो गया। तो वन एंड इसका फिक्स है, बट अदर पे कोई ना कोई उसका सपोर्ट कंडीशंस होगा। तो वहां पे क्या होगा, तो उस कंडीशंस पे अगर आपको यहाँ पे मैं 1 या 2 पॉइंट्स दूंगा तो आप उन दोनों को लिखने का। फिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है उसको मैं 1 नंबर देता हूं। ठीक है? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है फिक्स की, वो देता हूं। फर्स्ट क्या बोलता है कि वो हेल्ड इन पोजीशन है। पहला जो अगर आगा फिक्स है तो इसका मतलब वो हेल्ड इन पोजीशन है, ये भी हो सकता है। हेल्ड इन पोजीशंस का मतलब क्या होता है डियर, हेल्ड इन पोजीशन का मतलब होता है इट इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन। पोजीशन की जगह आपका ट्रांसलेशन भी हो सकता है। हेल्ड इन पोजीशन हो सकता है आपका, ट्रांसलेशन हो सकता है, ये भी लिख देता हूं, ट्रांसलेशन हो सकता है। ठीक है? क्लियर है? और इसका मतलब भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, इट means restrained against
रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, इट रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशन बोल दो, आप पोजीशन बोल दो, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो जब भी आपको आरसीसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे ये बोला जाएगा कि वन एंड कैसा है, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन है एंड पोजीशन है, कि उसका एक एंड है जिसको आपको उसको मूव होने से बचाया जा रहा है, क्लियर है। और दूसरा जो सेकंड प्रॉपर्टीज इसकी बोली गई है वही बता रहा हूं जो मैंने प्रीवियस में बताई है। सेकंड क्या बोलती है, एंड इट इज आल्सो रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, सेकंड लिख के आ सकता है, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, क्लियर है। तो अगर आपको पहला एंड देखिएगा, अब इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना है इसको कि उसको क्या बोल दिया जाएगा कि वन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट ट्रांसलेशंस एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, बट अदर एंड, बट जो उसका दूसरा एंड क्या है कि अगर आपका कोई दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लगा होगा तो क्या सर वहां पे उसका वो अपनी पोजीशन पे है तो नहीं, तो एक 1 2 लिखेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर एक तो नहीं है, बट दो क्या है, दो मींस क्या उसको सर रोटेशन के लिए रोका गया है कि रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, तो यस, तो रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन को आप राइट लगाओगे। वन का मतलब है कि उसका जो दूसरा कीड़ा, ये दूसरा, पहले सीधे की बात तो आपने कर ली है इस एंड की, तो दूसरे एंड की बात करेंगे तो दूसरा एंड है, तो दूसरे एंड पे क्या आपका हेल्ड इन पोजीशन है, क्यों अपनी पोजीशंस पे है, हेल्ड इन पोजीशंस पे है सर, नहीं है, उसको रोका नहीं गया है, वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो मूव करने की कोशिश करेगा। दूसरा एंड कैसे मूव करने की कोशिश करेगा, आपका एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तक तो सर फिक्सिडिटी कायम रहती है और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर इसकी क्या हो गई है सर, पोजीशनिंग चेंज हो गई है, तो ये आपके पास आ जाएगा कि सर इसकी क्या हो गई है, हमारी पास पोजीशनिंग चेंज हो गई है, तो यहां आ गया है, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि अपनी पोजीशंस पे नहीं है, तो हेल्ड इन पोजीशन मतलब नोट, एक मतलब क्रॉस का मतलब को अपनी पोजीशंस पे तो नहीं है, ठीक है, और दूसरा मतलब क्या सर उसको रोटेशन पे रोका गया है, जी हाँ, उसको रोटेशन पर रोका गया है, तो दूसरा एंड आपको इस तरह से याद करना है। उसी तरह से अगर यहाँ की प्रॉपर्टीज पे क्या है कि वन है मतलब क्या हेल्ड इन पोजीशन है सर, यस सर है, क्योंकि फिक्स की तो सेम है तो हेल्ड इन पोजीशंस पे भी है, ठीक है। सेकंड क्या बोलेंगे हम, सेकंड दूसरा क्या है सर, दूसरी कंडीशन से आपके पास क्या, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, तो बिल्कुल क्योंकि फिक्स की तो सेम ही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ये है। बट अगर दूसरा सिरा हो उसका तो कैसा होगा, तो सर वो क्या हेल्ड इन पोजीशन पे है, तो हेल्ड इन पोजीशंस पे तो आपका वो है नहीं है, तो कुछ समय तक तो उसकी फिक्सिडिटी कायम रहेगी और फिर कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसके एक एंड की तो बात आपने क्लियर कर ली है कि सर वो क्या है, हमारे पास हेल्ड इन पोजीशन पे भी है और सर रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन भी है। बट अगर मैं दूसरे एंड की बात करता हूं, क्या सर वो हेल्ड इन पोजीशन पे है, नहीं सर वो हेल्ड इन पोजीशन पे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका पोजीशंस क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। क्या सर यहाँ पे रोटेशन अलाउड है, तो रोटेशन का मतलब है यहाँ पे पार्शियली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, तो यहाँ पे 2 को क्या लिख देता हूं मैं, पार्शियली है, 2 मतलब क्या है, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, पार्शियली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं इसके लास्ट की, तो एक एंड आपका हिंज है, तो हिंज की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या सर अपनी पोजीशंस पे है, बिल्कुल पोजीशंस पे तो है अपनी, तो हेल्ड इन पोजीशंस का मतलब एक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका डोर है वो अपनी पोजीशंस पे तो है ना, तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता, तो हेल्ड इन पोजीशन का मतलब यही तो था, ट्रांसलेशन और पोजीशन। बट दूसरा अगर बात करते हैं हम टू क्या यहाँ पे रोटेशन अलाउड है, तो आपको रोटेशन है यहाँ पे अलाउड है, बिल्कुल यहाँ पे सर थीटा अलाउड है। रोटेशन का मतलब क्या है, आपके पास थीटा है,
क्लियर है? तो ये चीज है। बट अगर मैं बात करता हूं इसके दूसरे एंड की, तो दूसरे एंड क्या हो अपना हेल्ड इन पोजीशन पे, मतलब वो अपनी पोजीशंस पे। तो जब अपनी पोजीशन पे है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, अपनी पोजीशंस पे है तो कुछ आपके पास ये डायग्राम यहाँ पे हम बना देंगे। बिल्कुल अपनी पोजीशंस पे है, मान लेते हैं हेल्ड इन पोजीशन पे है। यस सर, सर हेल्ड इन पोजीशंस पे भी है। दूसरा क्या है सर, वहां पे क्या रोटेशन अलाउड है? सर रोटेशन वहां पे अलाउड नहीं है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूं तो एक का मतलब यहाँ पे मैं और भी बता देता हूं, एक का मतलब है वहां पे क्या, वहां पे किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या वहां पे सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का हो या डिफ्लेक्शन का हो, ठीक है, डिफ्लेक्शन का हो या फिर ट्रांसलेशन का हो, सारा बता दिया है। ट्रांसलेशन का हो, ठीक है, या पोजीशनिंग का हो, हेल्ड इन पोजीशंस का हो। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टू की, तो टू क्या है, तो टू को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। टू का मतलब क्या है सर, यहाँ पे टू का मतलब है यहाँ पे रोटेशन। तो टू का मतलब है यहाँ पे रोटेशन, रोटेशन। तो रोटेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो या डिफ्लेक्शन, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब आ जाती है इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो कोड में तो ये मेंशन नहीं किया गया है इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो उसको आप डैश डैश कर दीजिएगा कि उसकी कोड ने मेंशन ही नहीं की है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कि जब सर क्या हो, अब देखिएगा कैसे बोलेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर बोलेगा कि सर held in position and restrained against rotation, but other end not held in position and restrained against rotation। तो उस कंडीशंस में आपका रिकमेंडेड वैल्यू क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ जो होगा L इज इक्वल टू, सॉरी इफेक्टिव लेंथ बात कर रहे हैं हम, तो L इफेक्टिव लिख देते हैं। इफेक्टिव जो लेंथ होगा आपके पास LE, वो क्या हो जाएगा आपके पास 1.2L हो जाएगा। क्लियर है? ये बात आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर उसका सेकंड कैसे बोलेगा हो, कि सर वो हेल्ड इन पोजीशन है, या तो हेल्ड इन पोजीशन बोलेगा या बोल सकता है रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, ट्रांसलेशन या पोजीशन, कुछ भी दे सकता है। एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट अदर एंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन, अपनी पोजीशंस पे नहीं है, बट पार्शियली रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। तो उस कंडीशन में जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा, यानी कि जो LE होगा वो क्या होगा आपके पास 1.5 अनसपोर्टेड लेंथ होगा। क्लियर है? उसी तरह से नेक्स्ट हिंज की क्या प्रॉपर्टी है कि अपना हेल्ड इन पोजीशंस, की अपनी पोजीशन पे तो है सर, बट पोजीशन पे भी है, और दूसरा रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, मतलब देखिएगा हिंज पे हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। क्या बोल रहा है? हिंज की प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पे देखिएगा हिंज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि वहां पे क्या है, वो आपका हिंज क्या है सर, वहां पे डिफ्लेक्शन तो अलाउड है, बट वहां पे सर नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन वहां पे रोका नहीं जा रहा है। रोका नहीं जा रहा है मतलब टू मतलब क्रॉस। क्लियर है? टू का मतलब क्रॉस, मतलब रोटेशन वहां पे रोका नहीं जा रहा है। तो ये चीज आ गई। तो उस कंडीशन में जो आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा L इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.0L हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्रॉस आएगा भाई। क्लियर है? तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि यही है, यहीं से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्लियर है? आपको 1 का मीनिंग भी बता दिया है, 2 का मीनिंग भी बता दिया है। तो इस तरह से हमको अपने जो कोड का जो डाटा है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करना है डियर। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं हम अपने सेकंड इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम, कि जो भी कॉलम आप आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर डिजाइन करते हैं उसको कम से कम इसेंट्रिसिटी के तो लिए डिजाइन करना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि सर उसमें बिल्कुल भी इसेंट्रिसिटी ना हो। कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो आपको अपने कॉलम को डिजाइन करके चलना ही है डियर। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट
कंप्रेशन मेंबर का स्टडी किया होगा तो डेफिनेटली मैंने वहां पे ये चीजें डिस्कस की है कि जो आपका कॉलम होता है उसको क्लासिफाइड किया जाता है, शेप के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, आपके कुछ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है और कुछ आपका लोडिंग कंडीशंस के आधार पे भी क्लासिफाइड किया जाता है। अगर मैं लोडिंग कंडीशंस के आधार की बात करता हूं कि जो आपके पास सर कॉलम होता है वो कितने टाइप का था सर, आपके पास कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं लोडिंग के आधार पर, तो इसमें सबसे पहले जो हमने देखा था कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम, जिसको हम एक्सियल लोडिंग कॉलम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम, ठीक है, कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड कौन सा होता है सर आपके पास, सेकंड होता है आपके पास यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। दूसरा कौन सा होता है सर, यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम, ठीक है, लोडिंग कॉलम होता है। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं तीसरे टाइप की, तो तीसरे टाइप में क्या होता है आपके पास, बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम। थर्ड कौन सा होता है आपके पास सर, बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफाइड किया था और यहाँ पे आपने ये चीजें देखी थी कि कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉलम के ऊपर अगर लोड पड़ रहा है तो वो आपके कॉलम के सीजी के साथ मैच कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारी इसेंट्रिसिटी होगी वो क्या होगी सर, जीरो होगी, इसेंट्रिसिटी जीरो होगी। बट कोड ने ये कहा कि जो आपका कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम है उसको भी आपको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो क्राइटेरिया रहता है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 5% रहता है। कितना रहता है, लेस देन इक्वल टू 5% रहता है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम की, तो यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम क्या है कि अब जो आपके कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा था वो आपके सीजी के मेंबर के साथ एक्ट नहीं कर रहा है और उसके एक एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है, वहां पे इसेंट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो मान लेते हैं ई एक्स इस कंडीशन में आपका डज नॉट जीरो है। क्लियर है। बट जो आपका ये जो ई एक्स होना चाहिए, ई एक्स भी आपका कम से कम 5% और 5% से कम तक की इसेंट्रिसिटी यहां पर हम मान के चल सकते हैं। क्लियर है। अगर बात करते हैं बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन की, तो जो बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग होता है उसमें जो अब कॉलम के ऊपर लोड जो एक्ट कर रहा है उससे क्या आ रहा है सर, उसके एक्स डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रही है और उसके वाई डायरेक्शन में भी वहां पे कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रही है। तो यहाँ पर ई एक्स भी जीरो नहीं हो पाएगा और आपका ई वाई भी जीरो नहीं हो पाएगा। क्लियर है। और इस कंडीशन में क्या होता है सर, जो आपका ई एक्स और ई वाई होता है वो आपका मोर देन होता है आपका ई मिनिमम। क्लियर है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ हमने इस मिनिमम के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको ये चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। क्लियर है कि जो सर अब कंसेंट्रिक लोडिंग है तो कंसेंट्रिक कॉलिंग में तो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी जीरो होती है। बट जब इसेंट्रिसिटी भी जीरो होती है तो कोड ने ये जरूर कहा है कि इसको भी आपको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना, ई मिनिमम, इसको आप लिख सकते हैं ई मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू 5% के लिए तो कम से कम आपको डिजाइन करना ही करना है डियर। क्लियर है। इतना स्टेप क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस ये उठेगा कि सर हम क्यों मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम, तो यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे फॉर एवरी कॉलम, तो यहाँ पे मैं दूसरे से लिखना चाहूंगा कि फॉर एवरी कॉलम must be designed for minimum eccentricity, कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो उसको डिजाइन करना ही चाहिए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी। क्लियर है। क्यों सर, फॉर द अकाउंट्स ऑफ construction defects, for the account of construction defects and materials।
कि हो सकता है कि जब आपने वहां पर क्या की होगी, कंक्रीटिंग की होगी, कंक्रीट की क्या की होगी, आपने उसको डैम्पिंग किया होगा, प्लेसिंग किया होगा, कहीं ना कहीं वहां पे आपके कुछ वहां पे मिस अलाइनमेंट हुआ होगा, तो उस कंडीशंस के मद्देनजर रखते हुए भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वहां पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? हो सकता है कि कुछ लेटर लोड्स जब आपके डिजाइन के समय आपको कंसीडर करने चाहिए थे, आपने उनको कंसीडर नहीं किया है। एरर कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि आपका जो वहां पर रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए था, मान लेते हैं वहां पे आपके पास 2.3 बार्स आई है और आपने एग्जैक्ट वहां पे 3 बार्स प्रोवाइड कर दी है या 2 बार्स वहां पे प्रोवाइड कर दी है, तो कुछ ना कुछ एरर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपके प्रपोर्शंस के अंदर भी हो सकता है, जो यहां पर मद्देनजर रखते हुए आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? और जो आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो आपका क्राइटेरिया रहता हो, कितना रहता हो, देखिएगा आपको नोट पॉइंट में देखना है, नोट पॉइंट कि जो आपके पास ई मिनिमम रहता है, ई मिनिमम जो रहता है वो आपका एक्स मतलब मेजर एक्सिस पे भी हो सकता है, माइनर एक्सिस पे भी हो सकता है, जिसको मैं एक्स वाई लिख रहा हूं, जो क्या होना चाहिए आपके लेस देन इक्वल टू 5% होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करता है वो सबसे ज्यादा क्या गलती करता है, अब ये जो 5% है, कई बुकों में इसको 5% डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, इसको कुछ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं यहाँ पर कि ई मिनिमम जो रहेगा आपके पास वो आपका x और y में वो क्या रहेगा सर, लेस देन इक्वल टू 0.05, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे है भी बेसिक फंडामेंटल्स है, कोडल की स्टडी हम करेंगे, बट जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तब तक आप चीजों को आगे पढ़ नहीं सकते हैं। और यही चीज है कि जब स्टूडेंट कोडल की स्टडी करता है तो कोड को रटता है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक पॉइंट है जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करती है, जिसको स्टूडेंट नहीं स्टडी करता है। क्लियर है? तो ये रीजन आपको क्लियर हो गया कि सर कम से कम इसेंट्रिसिटी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वहां पे फॉर द अकाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स एंड मटेरियल्स। इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि व्हाई मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम, कि कम से कम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम क्यों, ऐसा भाई क्या है भाई। तो इसके लिए जो सबसे पहला रीजन यहाँ पर हम देखेंगे वो है कि मान लेते हैं कि जो भी लेटर लोड आपके डिजाइन, जब आपने आरसीसी कॉलम को डिजाइन किया होगा तो जो भी वहां पर गलती से कोई लेटर लोड्स आए होंगे, गलती से क्या आते ही होंगे, हो सकता है आपने उन लेटर लोड्स को कंसीडर ही नहीं किया है। क्लियर है? तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी हम वहां पर ई मिनिमम का क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट्स लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स क्या लिखते हैं हम कि लेटरल लोड्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ कॉलम, कि जब आपने कॉलम को डिजाइन किया है तो उस कंडीशन में आपने लेटर लोड डिजाइन ही नहीं किया है, डिजाइन फॉर कॉलम। क्लियर है? उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं, सेकंड क्या हो सकता है, अब जैसे ही मान लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है, आपने कॉलम है, कॉलम के ऊपर आपने क्या कर दिया है, बीम एंड स्लैब आपने प्रॉपर तरीके से वहां पे डाल दी है, और उसके बाद आपने कुछ वहां पे ऐसी चीजें प्लेस की है जो आपके लाइव लोड्स के काउंट में की जाती है। और हो सकता है जब आपने अपने कॉलम को जब डिजाइन कर रहा है तो आपने लाइव लोड के मद्देनजर रखते हुए उसको आपने कंसीडर ही नहीं किया कि उसके ऊपर बाद में कितना लोड आ सकता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। वैसे जब हम एज ए सिविल इंजीनियर डिजाइन कर रहे हैं तो ये चीजें हम नहीं रखते हैं, बट जब आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो ये चीजें आपको मेंशन करके बतानी होगी डियर। क्लियर है? सेकंड क्या होता है कि लाइव लोड प्लेसमेंट इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, कि वहां पे आपने जो लाइव लोड की जो प्लेसमेंट है उसको आपने कंसीडर ही नहीं किया है इन दी डिजाइन। अब यहां पे स्टूडेंट फिर कंफ्यूज,
सर ये लाइव लोड तो सर हमने पहले कंसीडर किया था, बट जो लाइव लोड था वो आपका स्टैटिक भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। बट हो सकता है कि आपने मोशन वाला लाइव लोड कंसीडर ही नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आपकी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन चुकी होगी और उस समय क्या किया होगा आपने कि जो भी वहां पे चीजें आपकी जो लाइव लोड्स के अंदर काउंट की जाती है, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, कोई आपने वहां पे मशीनरी पार्ट्स रख दिया है, वही मशीनरी पार्ट्स क्या हो सकता है आप उसको चेंज कर सकते हैं इधर से उधर, तो उसी को हम काउंट करते हैं किसके अंदर, लाइव लोड प्लेसमेंट के अंदर। तो जो प्लेसमेंट है वो आपने काउंट ही नहीं की है, क्लियर है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी हम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरा हो सकता है आपके पास एक्सीडेंशियल लेटरल हो सकता है, एक्सीडेंशियल लेटरल हो सकता है, ठीक है, ये बता सकते हैं। और हो सकता है इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड्स, ये भी हो सकता है, क्लियर है। और एक और रीजन हो सकता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, एरर इन कंस्ट्रक्शन, एरर इन कंस्ट्रक्शन, कि जब आपने क्या की होगी अपने आरसीसी को कंस्ट्रक्ट किया होगा तो वहां पे आपने कुछ ना कुछ उसका मिस अलाइनमेंट किया होगा, आपने कंक्रीटिंग की प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं किया होगा, उसकी प्लेसिंग, उसकी टेम्पिंग अच्छे से नहीं की होगी, उसकी क्योरिंग नहीं की होगी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी हम वहां पर एरर इन कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखते हुए मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके पास 4 आते हैं ये तो प्राइमरी होते हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, बट अगर मैं लास्ट की बात करता हूं तो आपके पास तो सेकेंडरी होता है जिसमें आता है आपके पास स्लेंडरनेस इफेक्ट। कौन सा हो सकता है सर, स्लेंडरनेस इफेक्ट, स्लेंडरनेस इफेक्ट अंडर एस्टिमेटेड इन डिजाइन, अंडर estimated in design, क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी कि जो स्लेंडरनेस इफेक्ट सर आपने बताया इसका मीनिंग क्या है, कि जब भी हम स्लेंडरनेस लिमिट की रेशो का यूज करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी आपके पास जब कॉलम के ऊपर लोड आता है और उसके ऊपर क्या है बकलिंग का क्राइटेरिया आता है, तो बकलिंग के दौरान जो भी वहां पे मूवमेंट आया होगा, जीरो मूवमेंट, हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया है। जब उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया है तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी हम वहां पर आपका ई मिनिमम का क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं इंडियन। ये एक ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत कम स्टूडेंट इनको समझ पाते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया है। अब यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कोडल प्रोविजन, कि जो आपके पास मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम होती है वो क्या क्या दी जाती है। यहाँ पे जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो क्राइटेरिया रहता है वो आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन हो या स्क्वायर सेक्शन हो या फिर आपका सर्कुलर सेक्शन हो, उसके लिए कुछ और वैल्यूज दी जाती है और फॉर्मूलाज दिया जाता है। और जो आपके पास नॉन रेक्टेंगुलर हो, नॉन सर्कुलर हो, उसके लिए अलग से इसेंट्रिसिटी कैलकुलेटेड की जाती है। तो उसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहले बोला है इसने कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सर अपने रेक्टेंगुलर सेक्शन की, चाहे तो आप सर्कुलर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सर्कुलर की बात करो या फिर आपके रेक्टेंगुलर की बात करो या फिर आप किसकी बात करो सर, स्क्वायर की बात करो। इसके 2 पार्ट्स में करूंगा मैं, क्लियर है। और तीसरा रहेगा आपके पास कि सर नॉन सर्कुलर हो सकता है, क्या हो सकता है, नॉन सर्कुलर हो सकता है आपके पास, नॉन रेक्टेंगुलर हो सकता है आपके पास, क्या हो सकता है सर, वो नॉन रेक्टेंगुलर हो सकता है। और आपके पास थर्ड क्या हो सकता है सर, नॉन स्क्वायर हो सकता है, नॉन स्क्वायर हो सकता है। मतलब इन तीनों ही जो आपके पास बेसिक है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, अगर इस शेप के कॉलम है तो उसके लिए क्या होगा, और इसके अलावा जितनी भी शेप्स आएगी वो किसका में काउंट होंगे, आपके नॉन रेक्टेंगुलर शेप में काउंट किए जाएंगे, या नॉन सर्कुलर का हो या फिर नॉन स्क्वायर कह सकते हैं आपके पास, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, एक सिंपल बात करूंगा, रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में जो आपका ई मिनिमम होगा, ई मिनिमम वो क्या होगा आपके पास, वो होगा सर मैक्सिमम ओ, मैक्सिमम क्या होगा आपके पास, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ तो पूरा लिख रहा हूं मैं, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, unsupported length of the column divided by क्या होगा आपके पास 500 प्लस यहाँ पे b भी हो सकता है और आपके पास d भी हो सकता है, क्लियर है, b भी हो सकता है और d भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय 30, इसका क्या होगा आपके पास मैक्सिमम होगा और 20 mm, क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखना है कि ई मिनिमम क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा आपका अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय 500 प्लस बी और डी डिवाइड बाय 30 और 20 mm, जो भी इन दोनों में से जो वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आएगी उसी को हम काउंट करेंगे आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम होता है उसको मैं यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर है। बी और डी, बी और डी मैं इसको मान के चल रहा हूं अभी अपने स्क्वायर सेक्शन के लिए, जो स्क्वायर सेक्शन की जो डायमेंशंस होगी आपकी, वो आपके पास उसका विड्थ भी वही रहेगा और उसका आपका डेप्थ भी वही रहने वाला है, क्लियर है। तो उस कंडीशंस में आप ये करने वाले हैं। बट अगर आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन हो तो उस कंडीशन में आपके दो प्रिंसिपल प्लेन बनेंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, यानी कि एक मेजर प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन, क्लियर है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो ये कंडीशन क्लियर हो गई आपके पास पहली, और इसमें दूसरा भी है, आपको याद रखना कि जो आपके पास ई मिनिमम का होना चाहिए वो चाहे एक्स डायरेक्शन में हो चाहे आपका वाई डायरेक्शन में हो, आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। बी बोले तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो भी होगा, तो इसका यहाँ पर बी भी हो सकता है और सर डी भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर 5% काउंट किया है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड इसकी कि जो आपके पास ई मिनिमम में किस प्लेन के एक्सिस की बात कर रहा हूँ, सर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा सर आपके पास मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या होगा, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम एल डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास 500 होगा। मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात कर रहा हूं, जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा सर d बाय 30 आएगा और आपके पास यहाँ पे 20 mm विच एवर इज ग्रेटर, तो पहले ही लिख दिया मैंने मैक्सिमम, क्लियर है। उसी कंडीशंस में अगर ई, ये तो आपके पास एक्स के डायरेक्शन के लॉन्ग हुआ, अगर हम बात करते हैं ई मिनिमम वाई के लॉन्ग, तो ये क्या बनेगा आपके पास मैक्सिमम रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा बी इज डिवाइडेड बाय 30, क्लियर है, और आपके पास 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम, क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा आपके पास कि जो हमारा पास जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी आएगी वो आपके पास लेस देन इक्वल टू, मतलब कम से कम इतनी इसेंट्रिसिटी तो आनी ही चाहिए, इसका मतलब ये है, क्लियर है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो गया और यहाँ पर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो गया, क्लियर है। तो ये तो हमने बात की किसकी, आपके रेक्टेंगुलर की, स्क्वायर की और सर्कुलर सेक्शन की। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर अपने वो नॉन सर्कुलर, नॉन रेक्टेंगुलर और नॉन स्क्वायर सेक्शन की बात करेंगे। तो वहां पे जो आपका ई मिनिमम होगा, ई मिनिमम जो होगा आपके पास वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास ग्रेटर ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 300 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा सर, उसको एल ई से रिप्रेजेंट करूंगा, क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। हालांकि मैं इसकी एक एप्लीकेशन आपको करवाऊंगा तो एप्लीकेशन से चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी, क्लियर है। अगर किसी भी शेप में आपसे बोल दिया जाएगा तो आपने ये फॉर्मूला लेना है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उसने अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम की बात की है और जबकि यहाँ पर उसने इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की बात की है, क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब जो यहाँ पे देखने वाले हैं हम इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोडल कोलिजन की प्रॉब्लम है जो आपके सामने दी गई है। क्या बोला है कि एक कॉलम है विद अनसपोर्टेड लेंथ कितनी दे दी है 3.5 मीटर दे दिया है, यानी कि आपके पास L दे दिया है। कितना दे दिया है सर 3.5 मीटर दे दिया है। मीटर को आपने mm में कन्वर्ट करना तो आप क्या करेंगे सर 3.5 इंटू आप क्या कर दोगे सर 1000 कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 3500 mm आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है आपके पास क्रॉस सेक्शन दिया है। तो जो क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या दिया है सर 420 mm इंटू 420 mm दिया है। और ये शायद आपको याद होगा कि जो क्रॉस सेक्शन होता है आपके पास वो किस डायरेक्शन में होता है, लेटरल डायरेक्शन में होता है। और लेटरल डायरेक्शन में कौन कौन सी डायमेंशन होती है, b इंटू डी होती है। तो ये आपके पास क्या है सर, ये b इंटू डी है आपके पास। क्लियर है। विड्थ एंड डेप्थ, यानी कि आपके पास जो सेक्शन दिया जा रहा है क्रॉस सेक्शन किसका है, यानी कि सेक्शन कैसा है आपके पास सर, सेक्शन है हमारे पास स्क्वायर सेक्शन है। कैसा सेक्शन है सर, स्क्वायर सेक्शन है। अब देखिएगा और आगे क्या बोला है, एक्सियली लोडेड एंड, लोड मतलब कॉलम के ऊपर जो लोड एक्ट कर रहा है आपके पास P वो कितना है 1000 किलो न्यूटन है। हालांकि लोड की तो कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। टू बी चेक्ड फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, चेक करना है उसको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिया है वो आपका स्क्वायर है, ठीक है, 420 इंटू 420। तो इस कंडीशन में जब हम ई मिनिमम निकालते हैं तो कैसे निकलता है सर आपके पास, वो सर आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में से आपको एक ही डायमेंशन लेनी होगी, या तो आप बी वाली ले लो या आप डी वाली ले लो। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एल कितना है, अनसपोर्टेड लेंथ 3500 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3500 डिवाइडेड बाय 500 प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी और डी तो 420 डिवाइडेड बाय 30 और आपके पास 20 mm, ठीक है। हालांकि एग्जामिनर जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिएगा इसको काटने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये से कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से जब इसको किया तो यहाँ पे कितना आया सर 7 आ गया। क्लियर है। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो यहाँ से इसको कैंसिल किया तो यहाँ से कितना आ गया सर 14 आ गया। तो यहां से कितना आ गया सर आपका 21, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से आपके पास टोटल ये कितना आ गया 14 और 7 21 आ गया, जबकि नीचे आपके पास 20 है। तो इन दोनों का क्या लेना आपको, मैक्सिमम लेना। 21 mm आया ना भाई, ये 21 mm है, ये 20 mm है, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा सर, मैक्सिमम होगा तो 21 mm आपका फाइनल आंसर हो गया है। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके हो सकता है AJE लेवल में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड टाइप की प्रॉब्लम की। सेकंड टाइप प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि एक कॉलम इज साइज 450 mm इंटू 600 mm। क्लियर है। आपको मैं यहाँ पे दिखाई देता हूं कॉलम, शायद ही आप भूल गए होंगे कि सर हमें ये आपने B इंटू डी कैसे लिया, ठीक है। इस चीज को मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करवाना चाहता हूं। ये मान लेते हैं आपके पास एक कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। वैसे तो मैंने बहुत बारी बता दिया है, तो यहां पर मैं इसको कुछ बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। ये बन गया आपका कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम की आपको कितनी डायमेंशन दिखाई देती है सर, हमें 3 डायमेंशन दिखाई देती है। एक तो हाइट हो गया सर, ये वाला हाइट हो गया जिसको आप लेंथ बोल सकते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम बोल सकते हैं। दूसरा सर आपको इसका क्या दिखाई देती है सर, ये विड्थ दिखाई देती है, बी दिखाई देती है, और सर इसकी आपको डेप्थ दिखाई देती है। तो जो आपका लेंथ होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, जबकि बी और डी आपका लेटरल डायरेक्शन में होता है। और जो ये लेटरल डायरेक्शन में होता है यही आपके कॉलम का क्रॉस सेक्शन होता है। तो आपके पास क्रॉस सेक्शन ही तो दिया है बी इंटू डी, तो बी इंटू डी 420 इंटू 420 mm। सिंपल है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी।
अब यहाँ पे देखिएगा एक कॉलम है जिसका साइज 450 इंटू 600 mm है। हालांकि आज आपके पास सेक्शन स्क्वायर था, यानी कि डायमेंशन b इंटू डी इक्वल था, बट आज ऐसा नहीं है। आज आपके पास b इंटू डी यानी कि आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है हमारे पास वो कैसा है सर, वो देखिएगा क्रॉस सेक्शन है हमारे पास दैट इज 450 mm इंटू 600 mm। इसका मतलब क्या है सर, ये हमारे पास b इंटू डी है, और b इंटू डी है तो आपके पास सेक्शन कैसा हुआ सर कॉलम का, सर ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर। कैसा सेक्शन हो गया सर, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। जब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया तो उसने क्या बोला कि एंड इज ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड स्वे इन बोथ डायरेक्शन, और जो आपका उसको ब्रेस किया गया है जिससे क्या हो, उसमें साइड स्वे हो आपकी दोनों डायरेक्शन की तरफ। अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 द मिनिमम इसेंट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि आपको मेजर और माइनर दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अपना प्रिंसिपल एक्सिस कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होता है EX मिनिमम, क्या निकालते हैं, x के लॉन्ग निकालने हम, EX मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैक्सिमम रहेगा सर आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस आपके पास D डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 30 और 20 mm विच एवर इज क्या जो आपके पास ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम लेंथ कितनी दे दी है आपके पास, लेंथ यहाँ पे दे दी है 3 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा लेंथ हमारे पास 3 मीटर का मतलब हुआ 3 इंटू 1000 यानी कि 3000 mm हो गया। क्या हो गया सर आपके पास, 3000 mm हो गया। तो आप 3000 mm डिवाइडेड बाय 500 करेंगे, प्लस अब d कितना है आपके पास 600 है, 600 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे और यहाँ पर आपका 20 mm आ गया है। क्लियर है, इसको काटने की कोशिश करेंगे, कैलसी यहाँ पर जरूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की। यहाँ पे 500 है, यहाँ से 2 से 2 चला गया तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर सर, ये मेरे पास 6 आ गया है। क्लियर है, उसी तरह से यहाँ से ये काटा मैंने तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया है 20 आ गया है। तो 20 और 6 आपके पास 26 हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी 26 mm और 20 mm, इसका क्या लेना आपको, मैक्सिमम लेना है। क्लियर है, तो इसका जो मैक्सिमम रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा सर 26 mm रहेगा। क्लियर है, क्लियर हो गया है। अब आपको y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा E मिनिमम यानी कि EY मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम रहेगा आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ L डिवाइडेड बाय 500 प्लस D की जगह B आ जाएगा और आपके पास 30 आ जाएगा और ये 20 mm आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ यहाँ पर कर देता हूँ इसको, L कितना है आपके पास 3000 mm है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3000 डिवाइडेड बाय 500 प्लस आपके पास B कितना है सर, B है 450, तो ये हो जाएगा 450 बटे 30 और आपके पास 20 mm। ठीक है, और ये 20 mm मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये भी सिंपल है, ये भी आपका कट जाएगा। कैसे कट जाएगा सर, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 5 का यहाँ से आ गया आपका पास 6 आ गया है, यहाँ से ये काटा आपने तो यहाँ से कितना आ गया सर 15 आ गया है, तो 15 और 6 21। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आई सर, मैक्सिमम किसका रहा सर, आपके पास 21 और आपके पास 20 रहा mm। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ सर आपके पास, इन दोनों का हुआ है 21 mm। क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर कॉलम हो, रेक्टेंगुलर कॉलम हो, किसी भी तरह के कॉलम अगर एग्जाम के अंदर दे दिए जाएंगे तो आप उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पर हमने जो भी कोडल प्रिजन कवर किया है, आपने भी इसको अच्छे से कवर करना है। अगर एक बार आप इसको कंसेप्ट से क्लियर कर दोगे तो दूसरी बारी में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं होगा डियर। क्लियर है,
और बाकी का जो पार्ट रह गया आपका कोडल प्रोविजन का, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मैं कोडल प्रोविजन को सिर्फ आपको ये नहीं है कि उसको रटा रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। अगर आप उसको समझोगे, उसकी डेप्थ तक जाओगे, तभी आपके मार्क्स भी अच्छे बनेंगे और उससे रिलेवेंट जितनी भी प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है उनको भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं डियर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहां पर हम बात करेंगे अपने इसके पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की।